नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम आज बात करेंगे हिंदी साहित्य के दूसरे टेस्ट पर। और हिंदी साहित्य टेस्ट सीरीज में यह है हमारा दूसरा टेस्ट है। और यह टेस्ट सीरीज आपकी अनुमति चलेगी साथियों ठीक रात्रि 9 बजे। और इस टेस्ट सीरीज में साथियों हम TGT PGT नेट JRF आदि सभी जो भी टीचिंग लाइन संबंधित जो परीक्षाएं हैं, एग्ज़ाम्स हैं, उन सब के लिए यह हमारी सीरीज बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो साथियों चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, असंगत युग्म पहचानना है। असंगत युग्म पहचानना है। साथियों जो भी जवाब है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए कि इसमें असंगत ये है साथ के साथ, और जो भी महत्वपूर्ण बात है वो आप नोट करते चलें। तो बताइएगा असंगत युग्म इसमें कौन सा है कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना युगचरण है, सोहनलाल द्विवेदी की कुणाल है, सियाराम शरण गुप्त की दैनिकी है, उदय शंकर भट्ट की कृष्णायन है। बताइए इसमें कौन सा असंगत है। तो इसमें जो असंगत है वो कौन सा है, उदय शंकर जो चौथा असंगत है, उस उदय शंकर भट्ट की कृष्णायन नहीं है। तो यह कृष्णायन किसकी रचना है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला प्रश्न है हमारा, एक फूल की चाह प्रसिद्ध कविता की रचयिता कौन है। एक फूल की चाह, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या केदारनाथ मिश्र प्रभात। इनमें से कौन सही ऑप्शन होगा आप लोग बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें। एक फूल की चाह प्रसिद्ध कविता की रचयिता कौन है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता इनमें से नहीं है। मुक्तिबोध द्वारा इनमें से कौन सी कविता रचित नहीं है। कतकी पूनो, भूल गलती, ओ काव्यात्मन फणीधर और एक अंत कथा। बताइए इनमें से मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता नहीं है, आपको वो बताना है। बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए भूल गलती मुक्तिबोध की है, ओ काव्यात्मन फणीधर ये भी है मुक्तिबोध की, और एक अंत कथा भी मुक्तिबोध की है। लेकिन कतकी पूनो ये मुक्तिबोध की नहीं है। ये रचना किसकी है, तो साथियों ये रचना है अज्ञे जी की। किसकी है, अज्ञे जी की रचना है। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए पंक्तियों के रचयिता हैं। बताइए कौन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे, सियाराम शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, इस पंक्ति के रचयिता इनमें से कौन है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखें। और साथियों वीडियो को लाइक भी करते चलें। तो बताइएगा कौन हो जाएंगे इन सभी ऑप्शंस में इस पंक्ति के रचयिता। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन ही इस पंक्ति के रचयिता हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। अगला प्रश्न है हमारा, बालकृष्ण शर्मा नवीन की कौन सी रचना प्रबंधात्मक है। बताइए प्रबंधात्मक है। क्वासी, उर्मिला, अपलक, साकी। क्वासी, उर्मिला, अपलक, साकी, कौन सी रचना इनमें से बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रबंधात्मक है। बताएं। देखिए इनमें से जो प्रबंधात्मक रचना है वो आपकी है उर्मिला। उर्मिला रचना जो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है वो कैसी है, प्रबंधात्मक है। ठीक है, उर्मिला। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य की सबसे लंबी
कविता मानी जाती है? हिंदी साहित्य की सबसे लंबी कविता आपको बतानी है। ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, दिमागी, गुहांधकार का औरांग उटांग या चकमक की चिंगारियाँ। बताइए इन रचनाओं में से जो सबसे लंबी कविता मानी जाती है वो कौन सी है, बताएं। देखिए जो अंधेरे में रचना है वो हिंदी साहित्य की सबसे लंबी कविता मानी जाती है, लंबी कविता, ठीक है। और किसकी है ये, वो आप बताएंगे। अंधेरे में रचना किसकी है, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो ये है साथियों मुक्तिबोध की। किसकी है? मुक्तिबोध की रचना है। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कौन सी रचना प्रयोगशील कवियों को समर्पित की? प्रयोगशील कवियों को अपनी रचना कौन सी समर्पित की है रामधारी सिंह दिनकर ने? धूम्र विलय, रसवंती, नीला फूल या धूप और धुआं? कौन सी रचना है, बताएंगे आप लोग, कौन सी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कौन सी रचना प्रयोगशील कवियों को समर्पित की है? तो साथियों इन सभी रचनाओं में नीला फूल जो रचना है वो प्रयोगशील कवियों के लिए समर्पित की है रामधारी सिंह दिनकर ने, नीला फूल। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1933 ईस्वी में कांग्रेस के भीतर समाजवादी दल की स्थापना हो गई। 1928 ईस्वी में पंत जी ने पल्लव में छायावादी शिल्प सौंदर्य की समीक्षा कर दी। 1936 ईस्वी में पंत जी ने युगांत में छायावाद के अंत की घोषणा कर दी। और 1936 ईस्वी में आगरा के प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सभापति प्रेमचंद थे। तो सही जवाब इसमें कौन सा नहीं है? तो पहले प्रेमचंद नहीं थे। तो पहले प्रेमचंद नहीं थे तो कौन थे ये आपको बताना है। तो ये सभी जवाब सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन चौथा इसमें गलत है। तो 1936 में आगरा के प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सभापति कौन थे, इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। प्रेमचंद अगर नहीं थे तो यही ऑप्शन सही है आपका जो गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नोल्ड की काव्य कृति लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में किया है? बताइए किस भाषा में किया है? एडविन अर्नोल्ड की काव्य कृति लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद अवधी में, खड़ी बोली, हिंदी में, भोजपुरी में या कि ब्रज भाषा में? किस भाषा में एडविन अर्नोल्ड की लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद बुद्ध चरित नाम से किया है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें सही उत्तर? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कौन सी भाषा है, किस भाषा में किया है, आप लोग बताएंगे। तो साथियों सही जवाब इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ब्रज भाषा में। तो जो बुद्ध लाइट ऑफ एशिया का जो अनुवाद किया है बुद्ध चरित का तो वो है ब्रज भाषा में, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत नहीं है? कौन सा युग्म संगत नहीं है बताना है। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहर लाल की, नागार्जुन की रचना है। प्रश्न थे गंभीर शायद खतरनाक भी, ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। या पिनोरू तोड़ दरिद्रता के ये बंधन, ये रांगे राघव की कृति है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा संगत नहीं है कि ये पंक्ति किसकी कौन सी नहीं है, ये आपको बतानी है। देखिएगा जो पंक्ति ये है, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, ये नागार्जुन की है। ये भी प्रश्न थे गंभीर शायद खतरनाक भी मुक्तिबोध की है। और ये पिनोरू तोड़ दरिद्रता के बंधन, ये रांगे राघव की है। लेकिन ये जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक और बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक, ये है पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी जी की ना होके ये नागार्जुन जी की है। किसकी है? नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन जी की है, याद रखना है। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा, सभी जवाब आप लोग बताते चलिएगा, वीडियो को लाइक भी करते चलें। देखिएगा अगला प्रश्न है, अपने बारे में किस विद्वान का कथन है कि वे छायावाद की ठीक पीठ पर आए हैं? अपने बारे में किस विद्वान का कथन है कि वे छायावाद की ठीक पीठ पर आए हैं? श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर, रूप नारायण पांडे या केदारनाथ मिश्र प्रभात?
बताएंगे आप लोग। किस विद्वान ने अपने बारे में कथन दिया है कि वे छायावाद की ठीक पीठ पर आए हैं? श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर, रूपनारायण पांडे या केदारनाथ मिश्र प्रभात? बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सही जवाब इसका क्या होगा? तो सही जवाब है साथियों आपका दूसरा ऑप्शन है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का ऐसा कथन है। अगला प्रश्न हमारा, असंगत युग्म पहचानना है। मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1940। बताइए कौन सा असंगत है, इसमें सही नहीं है। देखिए, मधुशाला 1935 सही है, मधुबाला 1936 सही है, मधुकलश 1937 सही है, निशा निमंत्रण 1940 गलत है। तो ये कब है? तो निशा निमंत्रण का जो प्रकाशन है वर्ष रहा है वो 1938 है। कौन सा है? 1938। ठीक है, चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा। अगला प्रश्न हमारा, टी.एच. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद दिनकर ने किस नाम से किया है? टी.एच. लॉरेंस की जो कविताएं हैं उनका अनुवाद दिनकर जी ने किस नाम से किया है? आत्मा की आंखें, नीम के पत्ते, नए सुभाषित, नील कुसुम। किस नाम से किया है आप लोग बताएं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि टी.एच. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद दिनकर जी ने किस नाम से किया है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन, आत्मा की आंखें। आत्मा की आंखें, यह इस नाम से इन्होंने दिनकर जी ने टी.एच. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद किया है, आत्मा की आंखें। अगला प्रश्न है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर को किस संज्ञा से नहीं जाना जाता? माने इनमें से कौन सी ऐसी संज्ञाएं हैं जिनसे नहीं जाना जाता? तो एक दिया है अर्ध्य कवि, एक है अनल कवि, अनल का कवि, आग और राग का कवि, आधुनिक युग का बैतालिक। इनमें से रामधारी सिंह दिनकर को किस नाम से नहीं जाना जाता? देखिए, अर्ध्य का कवि भी जाना जाता है रामधारी सिंह दिनकर को, अनल का कवि भी, आग का कवि जिसको कहेंगे, आग और राग का कवि, ये भी सही है। लेकिन आधुनिक युग का बैतालिक, आधुनिक युग का बैतालिक नहीं जाना जाता है। तो यह किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं साथियों मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को हम कहते हैं क्या? आधुनिक युग का बैतालिक मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित कृति नहीं है। इनमें से कौन सी कृति है जो श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित नहीं है? तुमुल, दिल्ली, जय हनुमान, जौहर। कौन सी श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए साथियों, तुमुल भी श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित है, जय हनुमान भी रचित है, जौहर भी रचित है। लेकिन जो दिल्ली है ये श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित नहीं है। दिल्ली किसके द्वारा रचित रचना है? तो ये है आपकी किसके द्वारा? दिनकर के द्वारा। किसके द्वारा? दिनकर के द्वारा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये आपका सही है उत्तर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम काव्य संकलन है। माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम काव्य संकलन आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है कि माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम संकलन काव्य संकलन कौन सा है? हिमतरंगिनी, हिमकिरीटनी, बिजली काजल आजरी और मरण ज्वार। इनमें से कौन सा आपका माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम काव्य संकलन है? आपको ये जवाब देना है कौन सा प्रथम काव्य संकलन है। ठीक है, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा इसमें से? देखिए, प्रथम काव्य संकलन की बात आती है तो पहला आपका हो जाएगा हिमकिरीटनी। ये कब रचित है? ये 1941 का विरचित काव्य संकलन है। और हिमतरंगिणी कब का है? ये 1949 का है, इसलिए यह आपका दूसरा हो जाएगा। देखिए, हिमतरंगिणी के लिए 1955 में, हिमतरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, याद रखना है। लेकिन उनका प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? हिमकिरीटनी 1941 का है। ठीक है, 1941 का है, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, माखनलाल चतुर्वेदी
कि कौन सी रचना साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। देखिए आ गया हिमतरंगिनी, हिमकिरीटनी, वेणुलो गूंजती धरती और बिजली काजल आचरी। तो अभी हमने बताया हिमतरंगिनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हिमतरंगिनी को। और कब मिला है तो साथियों 1955 में मिला है। ठीक है, 1955 में मिला है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन से युग के पश्चात साहित्य में राष्ट्रीय स्वच्छंदतावाद एवं प्रणय मूलक प्रगतिगत धारा अस्तित्व दिखलाई देने लगा। आप लोग बताएं कौन से युग के पश्चात। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें कि राष्ट्रीय स्वच्छंदतावाद एवं प्रणय मूलक व्यक्तिगत धारा का अस्तित्व दिखलाई देने लगा। भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद काल या प्रगतिवाद काल। सही जवाब देंगे आप लोग। सही जवाब इसका क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या होगा। तो साथियों सही जवाब आपका हो जाएगा, सही जवाब है छायावाद काल। कौन सा हो जाएगा, छायावाद काल। ठीक है, छायावाद काल जो है वो स्वच्छंदतावाद एवं प्रणय मूलक व्यक्तिगत धारा अस्तित्व का दिखलाई इसमें नहीं दिया है। ठीक है, छायावाद काल के पश्चात साहित्य में। अगला प्रश्न हमारा आधुनिक भूषण के नाम से विख्यात हैं गुरु भक्त सिंह भक्त, मोहनलाल महतो वियोगी, अनूप शर्मा या गिरधर शर्मा नवरत्न। बताइए, आधुनिक भूषण के नाम से विख्यात हैं। तो साथियों इनमें से सही जवाब आपका क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो सही जवाब है अनूप शर्मा। अनूप शर्मा को क्या कहा जाता है, आधुनिक भूषण कहा जाता है, आधुनिक भूषण। ठीक है, याद रखना है, अनूप शर्मा को आधुनिक भूषण कहा जाता है। साथियों आज का आखिरी प्रश्न है, इस टेस्ट का आखिरी प्रश्न है और टेस्ट के बाद आप लोग दूसरे टेस्ट का अपना सही कि कितने सही गए इन 20 प्रश्नों में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि कितने आपने सही किए हैं। और हम इंतज़ार करेंगे, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट आएंगे। क्षयी रोमांस का कवि किसे कहा जाता है, बताएंगे। क्षयी रोमांस का कवि किसे कहा जाता है, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामेश्वर शुक्लांचल, सियाराम शरण गुप्त। क्षयी रोमांस। तो साथियों क्षयी रोमांस बताएगा इनमें से किसका है, किस कवि को कहा जाता है। तो साथियों सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को क्षयी रोमांस का कवि कहते हैं। ठीक है, तो साथियों ये रहे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको किसी भी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, जो हिंदी साहित्य से संबंधित है, टीचिंग लाइन से संबंधित है। ठीक है, तो साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसके अलावा आप PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।